हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट HIV वायरस। तो जो HIV वायरस है दैट इज नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है। ओके और एड्स जो है वो आपका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये एक तरह का वायरस है। ये आपको भी पता है कि एड्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशंस हैं। इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बॉडी की जो इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। एक कॉमन सा इन्फेक्शन भी, जैसे एक सिंपल जुकाम है, वो भी बहुत फ्लेयर अप कर सकता है, यानी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस वायरस में आए हुए हैं। तो एक तो हो गया जैसे कि डायग्राम HIV वायरस का, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, आइदर अ शॉर्ट नोट या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आके उसमें HIV वायरस को डाल दिया जाता है। ठीक है, आउटलाइन अप्रोच ऑफ लैब डायग्नोसिस और स्ट्रैटेजीज। तो इसकी लैब डायग्नोसिस या फिर लैब डायग्नोसिस, कैसे पहुंचोगे लैब डायग्नोसिस, तो इसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद HIV, है ना। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है और उसकी लिस्ट क्या क्या, ऐसे कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जो कि HIV से एसोसिएटेड रहते हैं। यानी अगर वो हमें लग रहा है कि ये वाले इन्फेक्शंस है तो हमें एक लगता है हमें कि भाई ये हो सकता है प्रोविजनल डायग्नोसिस का HIV हो, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की लिस्ट इसमें पूछी हुई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे सेक्सुअल रूट से होता है या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया किसी HIV पर्सन का, इसलिए HIV जो डोनर है ना, हमेशा उसके लिए हम HIV की स्क्रीनिंग करनी जरूरी होती है। तो वो भी पूछा गया क्वेश्चन है। पैथोजेनेसिटी क्या है, यानी जो HIV का वायरस है वो प्रॉब्लम कैसे करता है बॉडी में, क्या उसकी पैथोजेनेसिटी, कैसे वो क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर किसी को एक्सपोजर हो जाए तो उसका प्रोफाइलेक्सिस कैसे करोगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि होता है कई बार HIV पेशेंट का आपको ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है उसकी, या फिर उसको आप कोई इंजेक्टेबल कोई चीज़ चला रहे हो और गलती से जो निडल है वो आपको लग गई, तो आप कौन से तरह से क्या मेडिसिन लोगे उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मतलब आप एक्सपोज हो गए और आपको नहीं पता HIV का वायरस ब्लड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक लग रहा है कि निडल लग गई या कुछ और भी हो सकता है, तो अगर एक्सपोजर हो गया उस टाइम पे आप क्या प्रोफाइलेक्सिस लोगे। नार्को स्ट्रैटेजीज क्या हैं, HIV टेस्टिंग फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स। तो किसी को ब्लड डोनेट करना है, उसकी HIV अगर हमें करना है टेस्टिंग, किस किस केस में करोगे, और अगर जो है किसी को HIV है तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी नार्को स्ट्रैटेजीज और क्या है HIV के लिए टेस्टिंग के साथ साथ। फिर एड्स पर क्वेश्चन आया हुआ, खाली एड्स पर आया हुआ है, तो यानी सिंड्रोम पूछें तो आप उसमें जैसे अगर पूछ लिया एड्स के बारे में तो आप बताओगे HIV वायरस से होता है। वायरस के थोड़े बहुत टाइप बता सकते हो और डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मोटा मोटा। फिर ऐसे होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू राइट सो मैनी, मतलब ट्राई टू कवर डिफरेंट पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स, लाइक थोड़ा सा पैथोजेनेसिस में 1-2 लाइन बोल दिया, लैब डायग्नोसिस के 2-4 पॉइंट लिख दिए, है ना। फिर एड्स के बारे में मेजर जो लिखना है वो आपको एड्स क्या है, बिकॉज इट्स अ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उस सिंड्रोम में क्लिनिकल फीचर क्या है, तो मेन उसको आपको क्लिनिकल फीचर्स लिखना होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप उसको लिखते हैं। नेम 2 प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स यूज इन HIV थेरेपी एंड मेंशन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑल्दो ये फार्मा का क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उन मेडिसिन की क्या थी, कोई 2 प्रोटीएज इनहिबिटर बताओ, बट ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिकल क्वेश्चन आता है HIV पे, उसमें उन्होंने कुछ पूछा, लास्ट में उसके एक पॉइंट पे आपने कुछ ऐसी चीज़ पूछ दी आपने, तो वो आपको थोड़ा सा एक ग्रॉस आइडिया एटलीस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बार बार आए हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं HIV एंड द इंट्रोडक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द HIV। फाइन, तो सबसे पहला जो केस था एड्स का वो मिला था 80s में, 1981 में मिला था। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। तो जो फर्स्ट केस था वो न्यूयॉर्क USA से मिला था 1981 में, समझो 80s में मिला था। उसके बाद HIV-1 जो है वो आइसोलेट किया गया, कहाँ से? पेरिस में 1983 में, यानी 2 साल बाद समझ आया कि हाँ भाई ये HIV का जो हुआ है आइसोलेट किया गया। दैट वाज पास्चर इंस्टीट्यूट। पास्चर इंस्टीट्यूट है पेरिस में जो रिसर्च वर्क करता है, और ये वही लुइस पास्चर के नाम पर जो है पास्चर इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था। तो 1983 में इसको वहाँ से आइसोलेट किया गया HIV-1 को, तो समझ आया कि भाई हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है। और शुरू में देखा गया कि ये चिंपैंजी, ये जो है जूनोटिक डिजीज थी, शुरुआत में इसको देखा गया तो जूनोटिक डिजीज थी, मतलब ये एनिमल में होता था, चिंपैंजीज में स्पेशली,
ठीक है, और चिंपैंजी से ये ह्यूमन में आया। कहाँ पर? अफ्रीका में। तो देखा गया, जब बाद में देखा कि ये जो अफ्रीका से वहाँ से आ रहा है, वहाँ के चिंपैंजी से आ रहा है, और उनमें एक रिलेटेड वायरस था, दैट वाज SIV, दैट इज नोन एज सीमियन बोलते थे उसको, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये चिंपैंजी का था, तो उसी के आगे स्मॉल से नाम लिखते CPZ, चिंपैंजी के नाम से CPZ हो गया। तो SIV CPZ वायरस था, जो कि यूजुअली चिंपैंजीज को इन्फेक्ट करता था। सबसे पहले वो ह्यूमन में वहाँ से आया, अफ्रीका में। बाद में धीरे धीरे देखा कि भाई शुरुआत में जो है कई सारे केस वहाँ के चिंपैंजी से धीरे धीरे ह्यूमन में आ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन शुरू में नहीं था ये। बाद में क्या हुआ, ये ह्यूमन के अंदर अडेप्ट हो गया धीरे धीरे, है ना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अडेप्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो धीरे धीरे ये उस एनवायरनमेंट पे अडेप्ट हो गया, और ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो 20th सेंचुरी तक आते आते ये देखा कि ह्यूमन से ह्यूमन में भी फैल रहा है ना। मतलब केस तो वहाँ से मिला, पर तब तक समझ आ गया कि अब ह्यूमन से ह्यूमन में भी फैल रहा है। पहले जो केसेस आ रहे थे वो चिंपैंजी से ही आ रहे थे। शुरू में तो रिसर्च हुई कहाँ से आ रहे हैं, कैसे केस हैं भई ये, तो वो इस तरह से बाद में देखा कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम इस वायरस की बात करें तो ये जो वायरस है, इट इज़ अ रिट्रो वायरस, है ना। ये रिट्रो वायरस है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई कोई भी वायरस होता है उसमें एक तो आपका कैप्सिड होता है, बाहर प्रोटीन कोट होता है, और अंदर उसका आपका DNA RNA होता है। ज़्यादातर केस में क्या होना चाहिए? RNA होना चाहिए, DNA होना चाहिए। कुछ होते हैं जो RNA वायरस है, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये भी है रिट्रो वायरस, मतलब उल्टा। रिट्रो हम उल्टा को बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मली DNA से RNA बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है क्योंकि इसमें RNA प्रेजेंट है। और एक ऐसा स्पेसिफिक वायरस है जिसमें कि RNA की 2 कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है ना, इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें एक कॉपी नहीं है, 2 कॉपीज होती हैं, होती सिंगल स्टैंडर्ड ही। ठीक है जी। और ये कौन सी फैमिली में आता है? रिट्रोवायरिडी। तो ये भी याद करना आसान हो, यानी रिट्रो वर्ड हमें समझ में आ गया, उल्टा है, क्योंकि RNA वायरस है ये। तो RNA से, इट इज एन RNA वायरस, RNA से DNA बनता है और 2 कॉपी होती है उसमें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्योंकि RNA से DNA में चेंज करने के लिए हमें ये वाला वो चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। और ये फैमिली रिट्रोवायरिडी नाम हो गया। इसके जेनरा, ऐसे तो बहुत सारे जेनरा हैं, लेकिन जो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है वो मेनली 2 जेनरा है, जिनमें से जो इन्फेक्टेड है ह्यूमन के लिए, उनमें से एक तो है लेंटिवायरस, जिसके अंदर आता है आपका HIV-1 एंड HIV-2, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाम बता रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी ह्यूमन के अंदर इम्यूनिटी को कम कर देता है वायरस। इसीलिए तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो HIV-1 एंड HIV-2 किसमें है? लेंटिवायरस है। दूसरा है आपका डेल्टा रिट्रोवायरस। ठीक है, रिट्रोवायरस नाम तो है ही, हमने पढ़ ही लिया। और डेल्टा है, तो डेल्टा रिट्रोवायरस इसकी दूसरा जीनस है जो कि ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है, जिसका नाम है HTLV-1 या ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस। ह्यूमन टी फॉर टी सेल, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस इसका नाम है। तो इस तरीके से इसके 2 जेनरा है, और हम मेजरली 3 वायरस समझते हैं, HIV-1, 2 एंड HTLV-1, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। अब और स्ट्रक्चर फिर अब हम अंदर जाते हैं इसमें। ये बेसिकली स्फेरिकल वायरस है और एनवेलप्ड वायरस है। मतलब इसमें जैसे नॉर्मली वायरस में क्या है, एक बाहर कैप्सिड होगा, ठीक है, आपका प्रोटीन का बना हुआ, और अंदर की तरफ में कोई न्यूक्लिक एसिड होगा, चाहे RNA हो चाहे DNA। जैसे कि यहाँ पर RNA 2 कॉपीज हैं। बाहर एनवेलप कुछ वायरस हो सकते हैं जिनमें एनवेलप हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एनवेलप ना हो। ये एनवेलप्ड वायरस है, यानी RNA DNA के साथ साथ एक बाहर कैप्सिड, और उसके बाहर भी एक एनवेलप होता है, और वो एनवेलप आपका लिपोप्रोटीन का बना होता है। मतलब उसमें लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, जो कि हम जानते भी हैं नॉर्मल जैसी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन की, वैसा ही कुछ कुछ है, बट थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पर लिपिड और प्रोटीन दोनों इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो लिपिड पार्ट है वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, यानी कि जब ये इन्फेक्ट करता है, एक्चुअली ये क्या है, ऑब्लिगेट है, यानी किसी और के साथ ही रह सकता है। मान लिया ये होस्ट है और ये आपका वायरस है, तो जब वायरस इसके अंदर जाएगा, वहाँ ये न्यूक्लिक एसिड अपना छोड़ेगा, उसके अंदर ही उसी की मशीनरी यूज़ करता है कोई भी वायरस। फिर उसके बाद उसका कोट बनता है, एनवेलप बनता है, सारा बनता है, फिर ये सेल बर्स्ट होकर फिर चली जाती है, या फिर एक दूसरी फेज साइकिल बन सकती है। तो बात ये है, जो भी है कुल मिला के, जब ये इसके ऊपर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है,
जो लिपिड पार्ट है वो आपका होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, इसी को यूज करके उसी की सेल मेम्ब्रेन से इसने इसको बनाया हुआ है। तो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनता है। जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट इसमें एज ए स्पाइक होते हैं। तो वो बेसिकली जो स्पाइक होते हैं उन स्पाइक की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मतलब जैसे ये गोला है ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। ये मैं मेजर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। होती इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो ये बेस है ये होता है आपका GP41 और ये जो ऊपर वाला है दैट इज GP121। यानी कि ये जो GP41 है दैट इज पेडिकल लाइक, एक लंबा लंबा ऐसे रहता है पेडिकल लाइक, और ऊपर नोब रहती है दैट इज GP121। याद ऐसे रखोगे 41 पहले आता है 121 बाद में आता है, तो यहीं से तो ओरिजिनेट हो रहा है, तो पहले 41 आएगा फिर 121 आता है, अदरवाइज एग्जाम में ना कंफ्यूजन हो जाता है आपको। ये देखो, और दैट इज 120 नॉट 42, 41 तो ठीक है, दैट इज 120, सॉरी इसको ठीक कर लेना। तो इसका जो है आपका ये न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया। जो कैप्सिड पार्ट है इसका, है ना, वो आइकोसाहेड्रल होता है। मैं आपको वायरल की जनरल स्ट्रक्चर्स में बता चुकी, तो आइकोसाहेड्रल होता है और वो कोर प्रोटीन इससे बन रही है, मेन है ना, कोर प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो ये हमारा कुछ वायरस ऐसा दिखाई देता है, ये एक आपकी 3D स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। तो ये देखो कुछ स्ट्रक्चर से आपको ऐसे कुछ बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, वो क्या है, स्पाइक्स है, और वो क्या है, प्रोटीन पार्ट है एनवेलप का, क्योंकि बाहर एनवेलप होता है उसका जो है प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और आप ऐसे देखोगे तो ये आपका वायरस कुछ कुछ ऐसा है, और एक ग्रॉस डायग्राम है। सबसे बाहर आप देखोगे तो मैंने बताया एनवेलप होता है, तो ये आपका पूरा एनवेलप है, ये एनवेलप है। इस एनवेलप में ये तो आपका लिपिड पार्ट हो गया, जो ये गोला गोला ऐसे करके इसको आप बनाओगे लिपिड पार्ट, ये बना है ऑलरेडी, दिस इज द लिपिड पार्ट, ये जो बाहर की स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आपको ऐसे करके हमने स्पाइक्स बना रखे हैं। बेस वाला GP41 है और एपेक्स वाला जो नॉब टाइप है दैट इज GP120। GP क्या है, GP इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ये आपका अंदर देखोगे ये जो राउंडेड राउंडेड बना रखा है, एक ये जो ये वाला है कैप्सिड होता है और 2 RNA, तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है इसमें, और उनके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है। साथ में वहीं पर आप 2 एंजाइम और बना दोगे, एक है प्रोटीएज एक है इंटीग्रेज। तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीज, या वहीं बना दो अलग अलग कलर से। ये 3 एंजाइम्स मेनली इसमें होते हैं जो इसका लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी मैकेनिज्म कराते हैं। अब क्या है, इसके जीन्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। HIV के जीन्स 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, और 6 आपके जो है अदर जीन्स होते हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो इसमें होते हैं गैग, पॉल एंड एनवेलप। आपको याद रखना है GPE है इसका, GPE नहीं भी है तो सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। गैग, पॉल, एनवेलप। एनवेलप जो है वो एनवेलप बनाएगा, एनवेलप ENV, एन जीन, इसी एनवेलप के शुरू के 3 पॉइंट से ले रखा है N, तो ये एनवेलप बनाएगा। पॉल हो रहा है ले रखा है पॉलीमरेज से, पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम है, तो ये एंजाइम बनाता है। आप ऐसे याद रखोगे पॉल से ही बना है पॉलीमरेज। और ये आपको याद रखना है गैग, गैग जो है वो कोर बनाता है और शीट बनाता है। तो गैग जो है वो कोर बनाने के लिए यूज हो रहा है, इसकी शीट बनाने में यूज हो रहा है, बाकी एंजाइम एंड। तो गैग, पॉल एंड एनव ये आपके स्ट्रक्चरल है, और बाकी 6 जो होते हैं इसके रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं।